हेलो एवरीवन। मेरा नाम है अभिषेक सिंह। इस वीडियो में हम बात करेंगे घटना चक्र, जीएस पॉइंटर बुक की। और आज का जो हमारा सब्जेक्ट है वह है मध्यकालीन भारत का इतिहास। ठीक है। इस पूरे सब्जेक्ट को एक ही वीडियो में ख़त्म करने की कोशिश करेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। पहला है भारत पर मुस्लिम आक्रमण। तो पहला पॉइंट दिया गया है, पैगंबर हजरत मोहम्मद का जन्म हुआ था 570 ईस्वी में। मोहम्मद साहब की मृत्यु कब हुई थी? तो ये है 632 ईसा पूर्व में हुई थी। मक्का है सऊदी अरब में। ठीक है, सऊदी अरब में हमारा मक्का है। हिंद की जनता के संदर्भ में हिंदू शब्द का प्रथम बार प्रयोग किसने किया था? तो ये अरबों ने किया था। मोहम्मद बिन कासिम द्वारा सिंध की विजय हुई के द्वारा सिंध की विजय कब हुई? 712 ईस्वी में। भारत में प्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी था कौन? मोहम्मद बिन कासिम। भारत पर सर्वप्रथम मुस्लिम आक्रमणकारी थे अरब के। गजनी राजवंश का संस्थापक कौन था? अल्पतगीन ये गजनी राजवंश का संस्थापक था। चंदेल शासक महमूद गजनवी से पराजित नहीं हुआ था। तो ये विद्याधर है। महमूद गजनवी ने भारत पर आक्रमण किया 17 बार। महमूद गजनवी का दरबारी इतिहासकार था उत्वी। उत्वी नाम था इसका, दरबारी इतिहासकार का नाम उत्वी था। शाहनामा का लेखक फिरदौसी संबंधित था महमूद गजनवी के दरबार से। महमूद गजनवी के साथ भारत आने वाला प्रसिद्ध इतिहासकार एवं मुस्लिम विद्वान कौन था? अल बरूनी। ठीक है, अल बरूनी आया था। अल बरूनी भारत में आया था 11वीं शताब्दी ईसा पूर्व में। पुराणों का अध्ययन करने वाला प्रथम मुसलमान कौन था? अल बरूनी था। ठीक है। एक तरफ संस्कृत मुद्रा लेख के साथ चांदी के सिक्के निर्गत किए किसने? मोहम्मद गजनवी ने। मध्य एशिया का शासक जिसे 1192 ईसा पूर्व में ईस्वी में उत्तर भारत को जीता, यह है सिहाबुद्दीन मोहम्मद गोरी ने। मोहम्मद गोरी को सर्वप्रथम पराजित किया था भीम द्वितीय अथवा मूलराज द्वितीय ने। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को पराजित किया था चंदावर के युग में। चंदावर का युद्ध कब हुआ था? 1194 में। ठीक है, ये इंपॉर्टेंट है। मोहम्मद गोरी ने जयचंद को कब पराजित किया? चंदावर के युद्ध में। ये कब हुआ था? 1194 ईसा पूर्व में। वह युद्ध जिसमें भारत में मुस्लिम शक्ति की स्थापना हुई, तो यह है तराइन का द्वितीय युद्ध। तराइन के द्वितीय युद्ध में एक तरीके से मुस्लिम शक्ति भारत में डोमिनेट हो गई थी। भारत पर आक्रमण करने वाले व्यक्तियों का सही क्रम है कौन? पहले महमूद गजनवी आया, फिर मोहम्मद गोरी आया, फिर चंगेज खां आया और तैमूर। ये तो बहुत लास्ट में है। फिर भी एक क्रम देखा जाए तो पहले महमूद गजनवी, मोहम्मद गौरी, चंगेज खां, फिर तैमूर। वह है मुस्लिम शासक जिसके सिक्कों पर देवी लक्ष्मी की आकृति बनी हुई थी, वह था मोहम्मद गौरी। ठीक है। भारत में मोहम्मद गौरी ने प्रथम अक्ता प्रदान किया था कुतुबुद्दीन ऐबक को। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल एवं बिहार पर विजय प्राप्त की थी, मोहम्मद गौरी का क्या था? दास था। बख्तियार खिलजी जिसने बंगाल और बिहार पर विजय प्राप्त करी थी, ये मोहम्मद गौरी का दास था। नेक्स्ट टॉपिक स्टार्ट हो गया है, दिल्ली सल्तनत। ठीक है, गुलाम वंश। गुलाम वंश का संस्थापक कौन था? कुतुबुद्दीन ऐबक था। दिल्ली सल्तनत का सुल्तान, यद्यपि उसने सुल्तान की उपाधि नहीं ली थी, जो लाख बख्श के नाम से जाना जाता था, वह है कुतुबुद्दीन ऐबक। ठीक है, लाख बख्श के नाम से किसको जाना जाता था? कुतुबुद्दीन ऐबक को। कुतुबुद्दीन ऐबक द्वारा बनाया गया 2.5 दिन का झोपड़ा। 2.5 दिन का झोपड़ा ये क्या है? एक मस्जिद का नाम है। ठीक है, ये किसने बनवाई थी? कुतुबुद्दीन ऐबक ने बनवाई थी। प्रसिद्ध कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान दिया किस किसने दिया था? कुतुबुद्दीन ऐबक ने दिया, फिर इल्तुतमिश ने दिया, फिर फिरोज शाह तुगलक ने दिया। ठीक है, तीनों ने मिलके, कुछ मंजिल किसी ने बनाई, कुछ मंजिल किसने बनवाई। तो इस तरह से ये तीनों बंदों ने मिलके कुतुब मीनार का निर्माण कराया था। कुतुबुद्दीन ऐबक की राजधानी की क्या थी? ज्यादातर स्टार्टिंग में लाहौर ही राजधानी थी। ठीक है। सुल्तान कुतुबुद्दीन ऐबक की मृत्यु कैसे हुई? चौगान चौगान की क्रीड़ा के दौरान अश्व से गिरने के पश्चात, ये घोड़े से गिर गए थे। ठीक है, पोलो खेल रहे थे। चौगान को हिंदी इंग्लिश में बोलते हैं पोलो। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में स्थापित किसने किया? इल्तुतमिश ने किया। ये इंपॉर्टेंट है। दिल्ली को सल्तनत की राजधानी के रूप में किसने स्थापित किया? इल्तुतमिश ने किया था।
दिल्ली का वह प्रथम सुल्तान जिसने नियमित सिक्के जारी किए तथा दिल्ली को अपने साम्राज्य की राजधानी घोषित किया, ये इल्तुतमिश है। दिल्ली का प्रथम मुस्लिम शासक कौन था? इल्तुतमिश था। गुलाम का गुलाम किसे कहा जाता था? इल्तुतमिश को गुलाम का गुलाम कहा जाता था। मध्यकालीन भारत की प्रथम महिला शासिका का नाम है रजिया सुल्तान। ठीक है। मंगोल आक्रमणकारी चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था इल्तुतमिश के समय। ठीक है, इल्तुतमिश के समय चंगेज खान भारत की उत्तर पश्चिमी सीमा पर आया था। मंगोल प्रथम बार सिंधु के तट पर दिखे इल्तुतमिश के शासनकाल में। चंगेज खां का असली नाम क्या है, मूल नाम क्या है? इनका नाम है तेमुचिन। ठीक है, तेमुचिन चंगेज खां का असली नाम था, मूल नाम था। इल्तुतमिश ने बिहार में अपना प्रथम सूबेदार नियुक्त किसको करा था? मलिक जानी को। ठीक है। रजिया बेगम को सत्ताच्युत करने में हाथ किसका था? तुर्कों का। ठीक। और दिल्ली के सुल्तान बलबन का पूरा नाम क्या था? गयासुद्दीन बलबन। गयासुद्दीन बलबन दिल्ली का वह सुल्तान जिसके विषय में कहा जाता था कि उसने रक्त और लौह, ये बहुत इंपॉर्टेंट है। ठीक है। रक्त और लौह की रक्त और लौह की नीति कौन लेके आया था? ये बलबन लेके आया था। ठीक है, ये बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम्स में पूछा जाता है। वह सुल्तान जिसने रक्त और लौह की नीति अपनाई वह बलबन था। अपनी शक्ति को समेकित करने के बाद बलबन ने धारण किया जिल्ले इलाही की उपाधि। ठीक है, पहले पावर कंसंट्रेट करी और अपने आप को क्या बोल दिया? जिल्ले इलाही की उपाधि धारण कर ली। भारत में प्रसिद्ध फारसी त्योहार नौरोज का आरंभ किसने करवाया? बलबन ने कराया। सुल्तान बलबन का प्रमुख कार्य क्या था? नियामत ए खुदाई के सिद्धांत का प्रतिपादन किया। उसने तुर्कान ए चहलगानी का प्रभाव समाप्त किया। उसने बंगाल के विद्रोह का दमन किया। नोट: नासिरुद्दीन महमूद ने उसे उलूग खां की उपाधि दी थी। ठीक है, ये नसरुद्दीन महमूद है, इसने सुल्तान बलबन को उलूग खां की उपाधि दी थी। गढ़मुक्तेश्वर की मस्जिद की दीवारों पर अपने शिलालेख में स्वयं को खलीफा का सहायक कहा है। ये किसने कहा है? बलबन ने कहा। ठीक है। नेक्स्ट टॉपिक है खिलजी वंश। अब बात करते हैं हम खिलजी वंश की। जब उसने राजत्व जब उसने राजत्व किंचित प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। बर्नी ने यह कथन किसके लिए बोला है? ये अलाउद्दीन खिलजी के लिए बोला है। क्या बोला है? जब उसने राजत्व मतलब किंगशिप प्राप्त किया तो वह शरीयत के नियमों और आदेशों से पूर्णतः स्वतंत्र था। वह सुल्तान जो नया धर्म चलाना चाहता था किंतु उलेमा लोगों ने विरोध किया। तो अलाउद्दीन खिलजी अपना खुद का एक नया रिलीजन लेके आना चाह रहे थे लेकिन उलेमा थे, स्टैंड डोमिनेंट थे, इन्होंने विरोध किया। दिल्ली का सुल्तान जिसने सिकंदर सानी की महान उपाधि धारण की तो वो था अलाउद्दीन खिलजी। नेक्स्ट है अलाउद्दीन खिलजी का प्रसिद्ध सेनापति जिसकी मंगोलों के विरुद्ध लड़ते हुए मृत्यु हुई, ये था जफर खान। रानी पद्मिनी का नाम अलाउद्दीन की चित्तौड़ विजय से जोड़ा जाता है। उनके पति का नाम क्या था? राणा रतन सिंह। ठीक है, पद्मावत एक स्टोरी है, उस पे ये बेस्ड। आप लोगों ने या शायद मूवी देखी हो, मैंने मूवी नहीं देखी, लेकिन ये कुछ ऐसा ही था इनका। राणा रतन सिंह की पत्नी थी रानी पद्मिनी, और कुछ अब जाके मूवी देखो। अलाउद्दीन के दक्षिणी अभियान का उद्देश्य था धन प्राप्ति। अलाउद्दीन खिलजी के आक्रमण के समय देवगिरी का शासन कौन था? रामचंद्र देव था। दिल्ली के वह सुल्तान जिन्होंने फसल का आधा राजस्व के रूप में दावा किया वह है अलाउद्दीन खिलजी और मोहम्मद बिन तुगलक। ठीक है, वह सुल्तान जिसके काल में खालिसा भूमि अधिक पैमाने में विकसित हुआ। अलाउद्दीन खिलजी ने दिल्ली में मोड़ नियंत्रण लागू किया। ये तो कुछ गड़बड़ ही हो गया, अलाउद्दीन खिलजी कुछ यहाँ पे कुछ मिस्टेक है। तो खालिसा भूमि पैमाने पे विकसित की, ये अलाउद्दीन खिलजी के समय हुई थी। वह सुल्तान जिसने बाजार सुधार करी, ठीक है, मार्केट में इंप्रूवमेंट लाया, मार्केट मैनेजमेंट करा, अलाउद्दीन खिलजी ने। ये काफी इंपॉर्टेंट है, यदि एनसीईआरटी देखें आप एक बार को। मध्यकालीन शासक जिसने सार्वजनिक वितरण प्रणाली पीडब्ल्यूडी उस समय मध्यकालीन समय में किसने स्टार्ट किया? अलाउद्दीन खिलजी ने स्टार्ट किया। घड़ी अथवा ग्रह कर
लगाने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? अलाउद्दीन खिलजी। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन ज्यादा इंपॉर्टेंट, वॉर वगैरह इंपॉर्टेंट नहीं है। ठीक है, 1306 ईस्वी के बाद अलाउद्दीन खिलजी के समय में दिल्ली के सुल्तान तथा मंगोलों के बीच की सीमा क्या थी? रावी नदी। रावी नदी दिल्ली के सुल्तान और मंगोलों के बीच की सीमा थी। अगला है तुगलक वंश। अलाउद्दीन खिलजी का वह सेना अध्यक्ष जो तुगलक वंश का प्रथम सुल्तान बना, इसका नाम था गाजी मलिक। ठीक है, इसका नाम है गियासुद्दीन तुगलक। सबसे अधिक समय तक देश में राज्य किया किसने? तुगलक वंश के सुल्तानों ने। दिल्सी दिल्ली सल्तनत का सर्वाधिक विद्वान शासक जो खगोल शास्त्र, गणित और आयुर्विज्ञान सहित अनेक विद्याओं में माहिर था, इसका नाम है मोहम्मद बिन तुगलक। दीवार ए अमीर ए कोही, दीवार दीवान ए अमीर ए कोही एक नया विभाग जिसे सुल्तान द्वारा शुरू किया गया था, वह था मोहम्मद बिन तुगलक ने ये स्टार्ट किया था। दिल्ली का सुल्तान जिसने एक पृथक कृषि विभाग की स्थापना की एवं फसल चक्र की योजना बनाई थी, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक है। मोहम्मद बिन तुगलक अपनी राजधानी दिल्ली से ले आया कहाँ? दौलताबाद। भारत में सर्वप्रथम सांकेतिक मुद्रा का प्रचलन किसने किया? मोहम्मद बिन तुगलक ने। मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा, मोहम्मद तुगलक की प्रतीक मुद्रा क्यों असफल हुई? क्योंकि मुद्रा निर्गमन पर उचित नियंत्रण नहीं था। मूर देश मोरक्को अफ्रीका जो है का यात्री इब्न बतूता भारत आया था मोहम्मद बिन तुगलक के शासनकाल में। सल्तनत काल में डाक व्यवस्था का विस्तृत विवरण दिया था किसने? इब्न बतूता ने। होली त्योहार के सार्वजनिक उत्सव में भाग लेने वाला दिल्ली का प्रथम सुल्तान कौन था? मोहम्मद बिन तुगलक था। वह शासक जिसकी मृत्यु पर इतिहास का बदायूं ने लिखा है कि सुल्तान को अपनी प्रजा से और प्रजा को सुल्तान से मुक्ति मिल गई, तो ये मोहम्मद बिन तुगलक के लिए कहा गया। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने बेरोजगारों की सहायतार्थ रोजगार कार्यालय की स्थापना की, वह था फिरोज शाह तुगलक। वैसे रोजगार कार्यालय की तो आज ज्यादा जरूरत है। दिल्ली का सुल्तान जो दान दक्षिणा के बारे में काफी ध्यान रखता था और इसके लिए एक विभाग दीवान खैरात स्थापित किया, वो था फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसके दरबार में सबसे अधिक गुलाम थे, वो था फिरोज शाह तुगलक। किस सुल्तान ने एक अलग विभाग आरिज स्थापित किया? ये बलबन ने किया था। सेना के घोड़ों को दागने की पद्धति शुरू की किसने? अलाउद्दीन ने। मोहम्मद बिन तुगलक के बाद दिल्ली की गद्दी पर बैठा कौन? फिरोज शाह तुगलक। गुलामों का एक अलग विभाग स्थापित किया फिरोज शाह तुगलक ने। सर्वप्रथम लोक निर्माण विभाग की स्थापना किसने की? फिरोज शाह तुगलक ने। दिल्ली का वह सुल्तान जो भारत में नहरों के सबसे बड़े जाल का निर्माण करने के लिए प्रसिद्ध है, इसका नाम है फिरोज शाह तुगलक। हक ए सर्ब अथवा सिंचाई कर लगाने वाला दिल्ली का प्रथम शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक इंपॉर्टेंट है काफी। दिल्ली का सुल्तान जिसने ब्राह्मणों पर भी जजिया लगाया, वो था फिरोज शाह तुगलक। वह सुल्तान जिसने फलों की गुणवत्ता सुधारने के लिए उपाय किए, फिरोज शाह तुगलक। टोपरा तथा मेरठ से दो अशोक स्तंभ दिल्ली लेकर कौन आया? फिरोज शाह तुगलक। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने एक उद्देश्य से एक अनुवाद विभाग की स्थापना की, उससे दोनों संप्रदायों के लोगों में एक दूसरे के विचारों को समझ बेहतर हो सके, ये फिरोज शाह तुगलक ने कराया। राज के खर्च पर हज की व्यवस्था करने वाला पहला शासक कौन था? फिरोज शाह तुगलक। ठीक है, फिरोज तुगलक द्वारा स्थापित दार उल सफा था क्या? एक खैराती अस्पताल था। ठीक है, फिरोज शाह तुगलक ने स्थापित किया क्या? दार उल सफा, जो कि एक खैराती अस्पताल था। दिल्ली सल्तनत के तुगलक राजवंश का अंतिम शासक कौन था? नासिर उद्दीन महमूद। नासिर उद्दीन महमूद वह शासक जिसके शासनकाल में तैमूर ने भारत पर आक्रमण किया था, ये नासिरुद्दीन महमूद था। तैमूर लंग ने भारत पर आक्रमण किया था 1398 ईस्वी में। तैमूर के आक्रमण के बाद भारत में राज स्थापित हुआ किसका? सैयद वंश का। नेक्स्ट टॉपिक है लोधी वंश। खिलजी, तुगलक, सैयद तथा लोधी शासकों में से अफगान मूल के कौन थे? लोधी शासक अफगान मूल के थे। दिल्ली की राजगद्दी पर अफगान शासकों का सही क्रम है क्या?
पहले आए बहलोल खान लोधी, फिर सिकंदर लोधी, फिर इब्राहिम लोधी। ठीक है। महाराणा सांगा ने इब्राहिम लोधी को परास्त किया था खतौली के युद्ध में। खतौली के युद्ध में वह मध्ययुगीन सुल्तान, जिसे आगरा शहर की नींव डालने एवं उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय जाता है, तो सिकंदर लोधी। ठीक है। अब यूपी स्पेशल के नाम पे भी आजकल इस तरह के क्वेश्चन आ जाते हैं। तो आगरा शहर की नींव डालने और उसे सल्तनत की राजधानी बनाने का श्रेय किसे जाता है? सिकंदर लोधी को जाता है। गुलरुखी उपनाम से अपनी कविताओं का रचना कौन करता था? सिकंदर लोधी ने किया ये सब। अन्न के ऊपर कर समाप्त करने के लिए जाना जाता है कौन? सिकंदर लोधी। नेक्स्ट है, दिल्ली पर शासन करने वाले वंशों का सही क्रम क्या है? पहले आया गुलाम वंश, फिर खिलजी वंश, फिर तुगलक वंश, फिर सैयद वंश, फिर लोधी वंश। ठीक है। अब ये एक दो बार जब पढ़ेंगे तभी ये सब चीज़ें याद होती हैं। मतलब इतनी एकदम से याद नहीं हो जाएगी कि मैंने पहली बार पढ़ा और सब रट्टा हो गया, ऐसा नहीं हो पाएगा। रिवीजन बहुत चाहिए, खासकर हिस्ट्री के नाम पे। मतलब इतने ज़्यादा नाम, इतने टर्म्स हैं, चाहे पॉलिटी की बात कर लो, चाहे ज्योग्राफी की बात कर लो, रिवीजन के बिना चीज़ें याद नहीं रह पाएंगी। और जितने भी हमारे कंपटीशन हैं सिर्फ मेमोरी चेक करें, कितना आप रट के एग्ज़ाम हॉल में पहुंच सकते हो, क्योंकि इतना स्पेसिफिक फैक्ट, डेटा, नाम सब पूछा जाता है। तो केवल रिवीजन ही है जो हमें बचा सकता है। नेक्स्ट है, बलबन, इल्तुतमिश, कुतुबुद्दीन ऐबक तथा इब्राहिम लोदी में से वह शासक जो गुलाम वंश का नहीं था, वो इब्राहिम लोदी है जो गुलाम वंश का नहीं था। अब बात करते हैं विजयनगर एम्पायर की, विजयनगर सम्राट की। विजयनगर राज्य की स्थापना किसने की थी? हरिहर और बुक्का ने। ठीक है। अपनी मधुरा विजय मधुरा विजय कृति में अपने पति के विजय अभियानों का वर्णन करने वाली कवयित्री कौन थी? गंगा देवी। ठीक है। विजयनगर का पहला शासक जिसने बहमनियों से गोवा को छीना था, तो ये हरिहर टू थे। प्रमुख तत्व हैं, नरसिंह सालुक ने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुक सालुक वंश आरंभ किया। तो नरसिंह सालुक थे जिन्होंने संगम वंश का अंत किया और उसने राज सिंहासन छीनकर सालुक वंश आरंभ किया। वीर नरसिंह ने अंतिम सालुक शासन को गद्दी से उतारकर राज सिंहासन छीना। वीर नरसिंह के उत्तरवर्ती उनके अनुज कृष्णदेव राय थे। कृष्णदेव राय के उत्तरवर्ती उनके चचेरे भाई अच्युत देव राय थे। ठीक है। काफी मतलब डिटेल्ड फैक्ट्स हैं, एक दो बार रिवीजन करेंगे तभी याद हो पाएंगे। विजयनगर के राजा कृष्णदेव राय ने गोलकुंडा का युद्ध जिस राजा के साथ लड़ा था वह थे कुली कुतुब शाह। ठीक है। कृष्णदेव राय के दरबार में अष्ट दिग्गज कौन थे? 8 तेलुगु कवि के नाम इनको बोला जाता था, अष्ट दिग्गज। वह जिसने आंध्र भोज भी कहा जाता है। ठीक है। इनको बोला, कृष्णदेव राय को आंध्र का भोज कहा जाता है। प्रसिद्ध विजयनगर शासक कृष्णदेव राय के अधीन स्वर्ण युग था तेलुगु साहित्य का। ये तेलुगु साहित्य का स्वर्ण युग कब था? जब कृष्णदेव राय विजयनगर के शासक थे। कृष्णदेव राय ने स्थापना की थी नागलपुर नगर की। विजयनगर का प्रसिद्ध हजारा मंदिर निर्मित कराया था कृष्णदेव राय के शासनकाल में। अब्दुल रज्जाक विजयनगर आया था देवराय टू के शासन काल में। निकोला कोंटी था इटली का एक यात्री जिसने देवराय प्रथम के समय विजयनगर साम्राज्य की स्थापना की यात्रा की। ठीक है। वैदिक ग्रंथों के भाष्यकार सहाड़ के आश्रय प्राप्त था किसका? विजयनगर राजाओं का। 1565 ईस्वी में प्रसिद्ध युद्ध हुआ था तालीकोटा का युद्ध। ठीक है। तालीकोटा का युद्ध कब हुआ था? तालीकोटा का युद्ध हुआ था 1565 में। तालीकोटा का युद्ध किसके बीच में हुआ था? विजयनगर और बीजापुर, अहमदनगर और गोलकोंडा और की संयुक्त सेनाओं के बीच में हुआ था, तथा विजयनगर और बीजापुर और अहमदनगर और गोलकुंडा की संयुक्त सेनाओं के बीच हुआ था। जब राजा बोडियार ने मैसूर राज्य की स्थापना की तब विजयनगर का सम्राट कौन था? तब वेंकट टू थे। ठीक है। नेक्स्ट है, विजयनगर के शासक कृष्णदेव की कराधान व्यवस्था की विशेषता थी कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर
भू राजस्व की दर नियति होती थी तथा कारखानों के निजी स्वामी एक औद्योगिक कर देते थे। ठीक है, ये कृष्णदेव राय की कुछ कराधान व्यवस्थाएं थी, टैक्सेशन सिस्टम था इनका, कि भूमि की गुणवत्ता के आधार पर भू राजस्व की दर नियत होती थी, जिसकी जितनी अच्छी भूमि हो उतना ज्यादा टैक्स देगा। और कारखानों के निजी स्वामी औद्योगिक कर भी देते थे। ठीक है, वह स्थान जहाँ के खंडहर विजयनगर की प्राचीन राजधानी का प्रतिनिधित्व करते हैं तो हम्पी, वो जगह हम्पी है। विजयनगर का शासक जिसने चीन के सम्राट के पास अपना राजदूत भेजा था तो ये बुक्का प्रथम है। प्रसिद्ध विजय विट्ठल मंदिर जिसके 56 तचित स्तंभ संगीतमय स्वर निकालते हैं, वह अब स्थित है कहाँ? हम्पी में। विट्ठल मंदिर तो सबको पता ही होगा, हम्पी में। ठीक है, नेक्स्ट बात करते हैं। अब आता है दिल्ली सल्तनत का प्रशासन। इतिहास का बरनी ने दिल्ली के सुल्तानों के अधीन भारत में शासन को वास्तव में इस्लामी नहीं माना है, क्योंकि अधिकतर आबादी इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। ठीक है, ये इतिहास का बरनी, इन्होंने कहा कि दिल्ली के सुल्तान के अधीन जब भारत था तब इस्लामी नहीं कह सकते उस शासन को, क्योंकि मतलब कि जो पॉपुलेशन थी इतना इस्लाम का अनुसरण नहीं करती थी। सल्तनत काल के अधिकांश अमीर एवं सुल्तान थे तुर्क वर्ग के। इक्ता क्या है? इक्ता एक राजस्व एकत्रित करने की व्यवस्था थी। सियासत नामा इक्ता व्यवस्था की जानकारी का स्रोत था। मुक्ति को इक्ता से एकत्रित राजस्व से सैनिक रखने पड़ते थे। अब ये बड़ा हर साल इस टाइप की मैचिंग यूपीपीसीएस में दे देते हैं और बड़ा टिपिकल क्वेश्चन होता है ये। ठीक है, एक बार देख लेते हैं क्या है। विभाग और संस्थापक, किस संस्थापक ने इसको, किस बंदे ने इसको बनाया? तो दीवान बंदगान ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया है। दीवान अर्ध ये बलबन ने बनाया है। दीवान मुक्त खराज ये अलाउद्दीन खिलजी ने बनाया है, जो कि एक राजस्व विभाग था। दीवान अमीर गाही ये मोहम्मद बिन तुगलक ने कृषि विभाग बनाया था। दीवान खैरात ये फिरोज शाह तुगलक ने बनाया दान विभाग। और दीवान रियासत अलाउद्दीन खिलजी बाजार नियंत्रण विभाग। ठीक है, ये एक बार में भी नहीं रटने वाले हैं, 2-3 बार रटे हो, नहीं होता तो छोड़ दो, कुछ हो नहीं सकता इसका। दीवान अर्ज सेना विभाग से संबंधित है। दीवान रिसालत ये धार्मिक मुद्दों से संबंधित विदेशी विभाग भी संबंधित है। दीवान इंसा ये सरकारी पत्र व्यवहार से संबंधित। दीवान वजारत ये वित्तीय मामलात से संबंधित है। वह राजवंश जिसके अंतर्गत विजारत का चरमोत्कर्ष हुआ तो ये तुगलक राजवंश के समय हुआ। भूमि उत्पादन पर लगने वाले कर को इंगित करता है खराज, उस्र और मुक्ताई। भारत का मध्यकालीन शासक जिसने इक्ता व्यवस्था की प्रारंभ की तो ये इल्तुतमिश है, जिसने इक्ता सिस्टम स्टार्ट करा। ये इंपॉर्टेंट है, बहुत पूछा जाता है, एसएससी एसएससी में खूब पूछा गया है क्वेश्चन। सल्तनत काल में भू राजस्व का सर्वोच्च ग्रामीण अधिकारी कौन था? चौधरी। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। सर्व कर लगाया जाता था सिंचाई पर। जवाबित का संबंध था राज कानून धर्मनिरपेक्ष से। ठीक है, हदीस है एक इस्लामिक कानून। सल्तनत काल में फवाजिल, फवाजिल का अर्थ होता है इक्ताकारों द्वारा सरकारी खजाने में जमा की जाने वाली राशि। सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं कौन थी? जीतल और टंका। जीतल और टंका सल्तनत काल की 2 प्रमुख मुद्राएं थी। टंका नामक चांदी का सिक्का चलाया था किसने? इल्तुतमिश। इल्तुतमिश ने चलाया था। सल्तनत काल के सिक्के टंका, ससगनी और जीतल थे चांदी और तांबे के। बगदाद के अंतिम खलीफा का नाम सर्वप्रथम अंकित हुआ था अलाउद्दीन मसूद शाह के सिक्कों पर। दिल्ली सल्तनत कला एवं स्थापत्य। अब ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है आजकल, आर्ट एंड कल्चर के मतलब मेडल से आर्ट एंड कल्चर ज्यादा आने लगा है। अलाई दरवाजा का निर्माण किसने कराया था? अलाई दरवाजा का निर्माण कराया था अलाउद्दीन खिलजी ने। ठीक है, ऐसे याद हो जाएगा। कुतुबुद्दीन ऐबक, इल्तुतमिश, अलाउद्दीन खिलजी तथा फिरोज शाह तुगलक में से हुआ जिसने कुतुब मीनार के निर्माण में योगदान नहीं दिया। तो अलाउद्दीन खिलजी का कुतुब मीनार के निर्माण में कोई योगदान नहीं था।
वह सुल्तान जिसने कुतुब मीनार की 5वीं मंजिल का निर्माण कराया था, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। भारत में प्रथम मकबरा जो शुद्ध इस्लामी शैली में निर्मित हुआ था, वह है बलबन का मकबरा। नेक्स्ट है कीर्ति स्तंभ प्रशस्ति के रचयिता कौन थे? अत्रि और महेश। चित्तौड़ का कीर्ति स्तंभ निर्मित हुआ था राणा कुंभा के शासनकाल में। स्थल और स्थापत्य दिल्ली कुब्बत उल इस्लाम, जौनपुर में है अटाला मस्जिद, मालवा में है जहाज महल। वास्तुशैली संवत राजवंश। मह महराब की निचली सतह पर कमल कली की झालर ये खिलजी वंश में बनवाई गई। अष्टभुजी मकबरों का उदय किसने कराया? तुगलक वंश ने कराया। स्तंभों में बोधि गोई का प्रयोग ये विजयनगर में होता था। और झुकी हुई दीवारों के साथ विशाल मुख्य द्वार ये सरकी राजवंश का वास्तुशैली है। दिल्ली सल्तनत साहित्य की बात करी जाए तो किताब उल हिंद रचना के प्रसिद्ध लेखक का नाम क्या है? अल बरूनी। तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म हुआ था कासगंज के पटियाली में। ठीक है, ये यूपी स्पेशल में भी क्वेश्चन बन जाता है। तो तूती ए हिंद अमीर खुसरो का जन्म कहाँ हुआ था? कासगंज के पटियाली गांव में। ठीक है, अमीर खुसरो ने अग्रगामी ग्रामीण की भूमिका निभाई थी खड़ी बोली के विकास में। तो खड़ी बोली के विकास में अमीर खुसरो का बहुत बड़ा कंट्रीब्यूशन है। दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। अभी ये 2-3 साल पहले यूपी पीसीएस में क्वेश्चन आया था। अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने। ठीक है, अमीर खुसरो एवं शेख निजामुद्दीन औलिया ने दिल्ली के 7 से अधिक सुल्तानों का शासनकाल देखा था। प्रसिद्ध कवि अमीर खुसरो दरबार में रहे अलाउद्दीन खिलजी के। अमीर खुसरो एक थे कवि, इतिहासकार एवं संगीतज्ञ। नई फारसी काव्य शैली सबक ए हिंदी अथवा हिंदुस्तानी शैली के जन्मदाता कौन है? अमीर खुसरो। किताब ए नौरस लिखी थी हिंदू देवी देवताओं तथा मुस्लिम संतों की प्रशंसा में रचित गीतों का संग्रह। किताब ए नौरस इब्राहिम आदिल शाह द्वारा लिखा गया था। भारत में कव्वाली से जाने जाने वाली संगीत शैली के प्रारंभिक रूप के आरंभकर्ता अमीर खुसरो थे। ठीक है, तबकात ए नसीरी का लेखक कौन था? मिनहाज उल सिराज। वह भाषा जिसे दिल्ली सुल्तानों ने संरक्षण प्रदान किया तो फारसी लैंग्वेज थी। अपभ्रंश शब्द का प्रयोग मध्यकालीन संस्कृत ग्रंथों में होता था, कुछ आधुनिक भारतीय भाषाओं के आरंभिक रूप को इंगित करने के लिए। लेखक, रचना, पुस्तकें। तो जियाउद्दीन बर्नी की एक बुक का नाम है तारीख ए फिरोज शाही। हसन निजामी ने लिखी है ताजुम मासिर। मिनहाज उल सिराज ने लिखी है तबकात ए नसीरी। याहिया बिन अहमद ने लिखी है तारीख ए मुबारक शाही। मुल्ला दाऊद ने लिखी है चंदायन। और दामोदर कवि ने लिखी है पद्मावती कथा। सोमनाथ ने लिखी है राग विबोध। अमीर खुसरो ने लिखी है आसिका। पुस्तकें और लेखक। तारीख ए फिरोज शाही किसने लिखी है? शम्स ए सिराज आफिफ। तुगलक नामा लिखी है अमीर खुसरो ने। हुमायूं नामा लिखी है गुलबदन बेगम, ये सिस्टर हैं इनकी। तारीख ए हिंद किताब उल हिंद ये किसने लिखी है? अल बरूनी ने लिखी है। तारीख ए हिंदी ये ये लिखी है खुसरो ने। और रेहला ये लिखी है इब्न बतूता ने। बख्तियार खिलजी के बिहार आक्रमण का पहला विवरण मिलता है किसके? तबकात ए नसीरी से। वीणा, ढोलक, सारंगी तथा सितार में से वह वाद्य यंत्र जिसे हिंदू मुस्लिम गायन वाद्यों का सबसे श्रेष्ठ मिश्रण माना जाता है, तो सितार को। संगीत यंत्र तबला का प्रचलन किसने स्टार्ट करा था? ये अमीर खुसरो ने किया था। राणा कुंभा, अब यहाँ पूछा गया नाम और ग्रंथ संगीत से रिलेटेड, तो राणा कुंभा ने लिखी है संगीत राज। काशीनाथ शास्त्री अप्पा तू भासी ये राग चंद्रिका इन्होंने लिखी है। पुंडरीक विट्ठल ने लिखी है राग माला। और कृष्णानंद व्यास ने लिखी है राग कल्पद्रुम। दिल्ली का वह सुल्तान जिसने अपना संस्मरण लिखा था, तो यह है फिरोज शाह तुगलक। अब बात करते हैं दिल्ली सल्तनत के कुछ विविध टॉपिक्स का। थोड़ा पानी पी लेते हैं। भारत में
पोलो खेल का प्रचलन किया था किसने? तुर्कों ने। दस्तार बंदान किसे कहते थे या किनको कहते थे? उलेमा को दस्तार बंदान बोला जाता था। सुल्तान और राज, बहादुर शाह गुजरात, चांद बीबी बीजापुर से रिलेटेड है, रजिया सुल्तान दिल्ली, बाज बहादुर मालवा। अपने लगभग 30 वर्ष के व्यापक यात्री जीवन में उसने पूर्वी गोलार्ध के विस्तृत भूभाग की यात्रा की। उस विशाल भूभाग को देखा जिसमें आज कोई 44 देश आते हैं और कुल मिलाकर लगभग 73,000 मील की दूरी चलकर पार की। पूर्व आधुनिक काल का संसार का सबसे बड़ा यात्री जिसका वर्णन ऊपर के कथन में हुआ है, इब्न बतूता। ठीक है, ये जो ऊपर पूरा इंफॉर्मेशन दी गई है ये इब्न बतूता के बारे में है। लेखक ग्रंथ कृष्णदेव राय, अमुक्त माल्यद, महेंद्र बर्मन, मत विलास रहसन, भोजदेव, सम्रांग सूत्रधार, सोमेश्वर, मान सोलास, मानो सल्लास। ठीक है, अब ये एक बार में नहीं रटेंगे, ये 3-3 4-4 5 बार लिखेंगे, कॉपी में लिखेंगे तब जाके याद हो पाएगा। सती प्रथा, बाल विवाह तथा जौहर प्रथा में से वह प्रथा जिसकी शुरुआत राजपूतों के समय हुई, तो यह जौहर प्रथा राजपूतों के समय हुई थी। प्लासी का युद्ध ये हुआ था 1757 में, मॉडर्न इंडिया, 1-2 दिन में हम कवर करेंगे उसको भी। कलिंग का युद्ध 261 ईसा पूर्व में हुआ। हल्दी घाटी का युद्ध 1576 में हुआ। तराइन का युद्ध 1192 में। चंदावर का युद्ध 1194 में। तैमूर का आक्रमण 1398 में हुआ। ताली खौटो का युद्ध हुआ 1565 में। घाघरा का युद्ध हुआ 1529 में। शासक प्रमुख कार्य अकबर, आयन ए दहसाला, मोहम्मद तुगलक, प्रतीक मुद्रा, इल्तुतमिश ने चलाया, चहलगानी अमीर और शेरशाह सड़क ए आजम। ठीक है, इनको ये एक तरीके से प्रमुख कार्य के नाम पर उपाधि टाइप की दी गई। 13वीं और 14वीं सदियों में भारतीय कृषक खेती नहीं करता था मक्का की। ठीक है, उत्तर भारत एवं दक्कन के प्रांतीय राजवंश जौनपुर नगर स्थापित किया था मोहम्मद बिन तुगलक की स्मृति में। जौनपुर नगर की स्थापना की थी फिरोज शाह तुगलक ने। सरकी सुल्तानों के शासनकाल में पूर्व का सिराज किसे कहा जाता था? जौनपुर को कहा जाता था। कश्मीर का शासक जो कश्मीर का अकबर नाम से जाना जाता है, जैनुल आबेदीन। ठीक है, जैन उल आबेदीन, मोहम्मद बिन तुगलक, हुसैन शाह सरकी तथा अकबर में से वह शासक जिसने सर्वप्रथम जजिया समाप्त किया। तो जैन उल आबेदीन ने जजिया सबसे पहले खत्म किया था। जैन उल आबेदीन द्वारा पूरी की गई कश्मीर की जामा मस्जिद की प्रभावकारी विशेषता में शामिल है क्या? बुर्ज, बॉर्डर, पगोड़ाओं के समान और फारसी शैली, ये इसकी कुछ मतलब कैरेक्टरिस्टिक्स हैं, जामा मस्जिद की विशेषताएं हैं। मुनि सुंदर सूरी, नाथा, टिल्ला भद्र भट्ट तथा मुनिजिन विजय सूरी में से वह विद्वान जो कुंभा के दरबार में नहीं था। तो मुनि जिन विजय सूरी ये कुंभा के दरबार में नहीं थे। बहुत ही रैंडम क्वेश्चन पूछे जाते हैं कभी कभी। चंपक ये मतलब ये मध्यकालीन भारतीय राज्य था और उसका वर्तमान क्षेत्र, तो चंपक उस समय था, वो आज की डेट में चंबा हिमाचल प्रदेश में है। दुर्गढ़ ये जम्मू कश्मीर है आज का। और कुलूत ये कुल्लू है हिमाचल प्रदेश का। बहमानी राज्य की स्थापना की थी अलाउद्दीन हसन ने। बहमानी राज्य की स्थापना हुई थी 1347 ईसा पूर्व में। बहमानी राज्य की प्रथम राजधानी थी गुलबर्गा। वंश और सल्तनत, आदिल शाही बीजापुर, कुतुब शाही गोलकुंडा, निजाम शाही अहमदनगर और सरकी शाही ये जौनपुर से रिलेटेड है। मुस्लिम शासकों में वह जिसे उसकी धर्मनिरपेक्षता सेक्युलरिज्म के में आस्था के कारण उसे मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर बुलाती थी, तो यह इब्राहिम आदिल शाह। ठीक है, इनको मुस्लिम प्रजा जगत गुरु कहकर बुलाती थी क्योंकि ये धर्मनिरपेक्ष थे। अहमदनगर के निजाम शाही वंश का अंत हुआ
अहमदनगर को मुगल साम्राज्य में मिलाकर हुसैन शाह को आजीवन कारावास दिया गया। शासक व राज, बाज बहादुर मालवा से रिलेटेड है, कुतुब शाह गोलकोंडा, सुल्तान मुजफ्फर शाह गुजरात, यूसुफ आदिल शाह बीजापुर, काकतीय वारंगल, होयसल द्वार समुद्र, यादव ये देवगिरी से संबंधित हैं, यादव देवगिरी, पांड्य कोरकई, तत्पश्चात मदुरा। गोलकुंडा को वर्तमान में क्या कहा जाता है? गोलकुंडा आज की डेट में कहलाता है हैदराबाद। होयसल स्मारक, होयसल मॉन्यूमेंट्स कहाँ पाए जाते हैं? ये हलेबिड और बेलोर में पाए जाते हैं। होयसलों की प्राचीन राजधानी दार समुद्र का वर्तमान नाम क्या है? हलेबिड। वह स्मारक जिसमें वह गुंबद है जो संसार के विशालतम गुंबदों में से एक है, तो गोल गुंबद कहाँ का? बीजापुर का। गुजरी महल जो कि ग्वालियर के किले में बनवाया था किसने? मान सिंह ने बनवाया था। अकबर के पूर्व तानसेन को संरक्षण दिया था किसने? भाटा ने, जो रीवा मध्य प्रदेश की राजा रामचंद्र रामचंद्र ने। भक्ति और सूफी आंदोलन बहुत इंपॉर्टेंट है। भक्ति और सूफी आंदोलन खासकर यूपी पीसीएस में से काफी क्वेश्चन आते हैं। भक्ति आंदोलन का प्रारंभ किया गया था अलवार संतों के द्वारा। भक्ति संस्कृति का भारत में पुनर्जन्म हुआ 15वीं एवं 16वीं शताब्दी ईस्वी में। बुद्ध और मीराबाई के जीवन दर्शन में मुख्य सामक क्या था? संसार दुखद पूर्ण है। यह एक दोनों के बीच में कॉमन एक दर्शन था, जीवन दर्शन। कोई व्यक्ति किसी व्यक्ति से उसका संप्रदाय, धन, संप्रदाय या जाति ना पूछे। ये किसका स्टेटमेंट है? ये रामानंद का स्टेटमेंट है। मुझे याद है 2016 या 17 में ये यूपी पीसीएस में पूछा गया था। सभी भक्ति संतों के मध्य एक समान विशेषता थी कि उन्होंने अपनी वाणी को उस भाषा में लिखा जिसे उनके भक्त समझ सकें। काम रूप में वैष्णव धर्म को लोकप्रिय बनाया शंकर देव ने असम एवं कूच बिहार में वैष्णव धर्म का प्रवर्तन किया। शंकर देव ने रामानुजाचार्य संबंधित हैं विशिष्टता द्वैत से। अभी रामानुजाचार्य की स्टैचू ऑफ क्या नाम है इसका? स्टैचू ऑफ इक्वालिटी न्यूज में है, तो हो सकता है क्वेश्चन पूछा जा सके इस साल। तो रामानुजाचार्य संबंधित किससे है? विशिष्टाद्वैत से। शुद्ध अद्वैतवाद का प्रतिपादन किया था वल्लभाचार्य ने। महाप्रभु वल्लभाचार्य की जन्मस्थली है चंपारण, जो कि छत्तीसगढ़ में है। अद्वैतवाद किसने दिया है? अद्वैतवाद दिया है शंकराचार्य ने। विशिष्टतावाद द्वैतवाद किसने दिया है? रामानुजाचार्य ने। द्वैतवाद दिया है माधवाचार्य ने। और द्वैतवाद ये दिया गया है निम्बाकाचार्य ने। कबीर के उपदेशों का संकलन है बीजक, ठीक है। पुष्टि मार्ग के दर्शन को प्रतिपादित किया है वल्लभाचार्य ने। दादू, कबीर, रामानंद, तुलसीदास में से वह भक्ति संत जिसने अपने संदेश को के प्रचार के लिए सबसे पहले हिंदी का प्रयोग करा, तो रामानंद ने हिंदी का प्रयोग किया था सबसे पहले। कबीर शिष्य थे रामानंद के। मध्यकालीन भारत के वह संत जिनका जन्म प्रयाग में हुआ था, ये हैं रामानंद। कबीर एवं धर्मराज के मध्य संवादों के संकलन का शीर्षक है अमर मूल। मुकुल दास एवं संत कवि थे कड़ा के। संत घासीदास के पिता का नाम था महंगू। वक्त संतों का सही कालानुक्रम क्या है? पहले कबीर जी आए, फिर गुरु नानक जी आए, फिर चैतन्य महाप्रभु आए, फिर माँ मीराबाई आई, ठीक है। भगवान शिव की प्रतिष्ठा में स्थापित हैं 12 ज्योतिर्लिंग। रामानुज के अनुयायियों को कहा जाता है वैष्णव। वह स्थान जो गुरु नानक का जन्म स्थान है, तो ये ननकाना कहाँ है? पाकिस्तान में है। वह शासक जिसके शासन में गुरु नानक देव ने सिख धर्म की स्थापना की, तो ये सिकंदर लोधी के समय सिख धर्म की स्थापना की गई थी। नेक्स्ट है ईश्वर केवल मनुष्य के सद्गुण को पहचानता है तथा उसकी जाति नहीं पूछता। आगामी दुनिया में कोई जाति नहीं होगी। यह सिद्धांत किसका है? ये नानक का है। मीराबाई समकालीन थी तुलसीदास के। प्रसिद्ध भक्ति कवित्री मीरा के पति का नाम क्या था? भोजराज। राग गोविंद की रचयिता कौन है? मीराबाई हैं।
चैतन्य, मीराबाई, नामदेव तथा वल्लभाचार्य में से जो इस्लाम से प्रभावित थे, तो नामदेव इस्लाम से भी प्रभावित थे। संत, कवि और व्यवसाय। नामदेव दर्जी थे, कबीर जुलाहा थे, रविदास मोची थे और सेना ये नाई थे। तुलसीदास समकालीन थे किसके? अकबर व जहांगीर के। तुलसीदास अकबर व जहांगीर के समकालीन थे। रामचरितमानस ग्रंथ के रचयिता थे तुलसीदास। गीतावली, कवितावली, विनय पत्रिका तथा साहित्य रत्न में से वह रचना जो संत तुलसीदास की नहीं है, तो साहित्य रत्न ये इनकी बुक नहीं है। वरकरी संप्रदाय का संत था, कौन थे? नामदेव संत थे। भक्त तुकाराम जिस मुगल सम्राट के समकालीन थे वह है जहांगीर। नागार्जुन, तुकाराम, त्यागराज तथा वल्लभाचार्य में से वह जो भक्ति आंदोलन का प्रस्तावक नहीं थे, तो वह है नागार्जुन। ये भक्ति आंदोलन से नहीं रिलेटेड है। भारत में चिश्तिया संप्रदाय का प्रथम सूफी संत कौन थे? ये शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, ये चिश्तिया संप्रदाय के प्रथम सूफी संत थे। सूफी संतों में वह जो सर्वप्रथम अजमेर में आकर बस गए थे वह है शेख मोइनुद्दीन चिश्ती। सूफीवाद की चिश्तिया शाखा का संस्थापक कौन थे? ये थे अफगानिस्तान में चिश्त के निवासी अबू इसहाक समी चिश्ती और उनके शिष्य ख्वाजा अबू अब्दाल। ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती शिष्य थे ख्वाजा उस्मान हुरूनी के। अजमेर में ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती की दरगाह पर नजर भेंट भेजने वाला प्रथम मराठा सरदार थे कौन? छत्रपति साहू, शिवाजी के पौत्र हैं। शेख निजामुद्दीन औलिया शिष्य थे बाबा फरीद के। शेख निजामुद्दीन औलिया की दरगाह स्थित है कहाँ? दिल्ली में। वह सूफी संत जिसकी मान्यता थी कि भक्ति संगीत ईश्वर के निकट पहुंचने का एक साधन है, यह है मोइनुद्दीन चिश्ती का स्टेटमेंट। ख्वाजा कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, शेख अब्दुल जिलानी, शेख मोइनुद्दीन तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह जो चिश्ती सिलसिले से संबंध नहीं है, तो शेख अब्दुल जिलानी का चिश्ती सिलसिले से कोई संबंध नहीं है। भारत का सादी किसको कहा जाता था? अमीर हसन को। अमीर हसन को भारत का सादी कहा जाता था। जलालुद्दीन खिलजी, अलाउद्दीन खिलजी, गयासुद्दीन तुगलक तथा मोहम्मद बिन तुगलक में से वह सुल्तान जिससे निजामुद्दीन औलिया ने भेंट करने से इनकार कर दिया था, तो अलाउद्दीन खिलजी से इन्होंने मिलने से मना कर दिया था। वह सूफी संत जो महमूद ए इलाही कहलाता था, तो शेख निजामुद्दीन औलिया इनको बोला जाता था महमूद ए इलाही। शेख फरीद का सर्वाधिक ख्याति लब्ध शिष्य जिसने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है, तो निजामुद्दीन औलिया है जिन्होंने दिल्ली के 7 सुल्तानों का शासन देखा है। शेख मोइनुद्दीन चिश्ती, कुतुबुद्दीन बख्तियार काकी, फरुद्दीन गंज ए शंकर तथा शेख निजामुद्दीन औलिया में से वह सूफी संत जिसके विचारों को सिख के धर्म ग्रंथ आदि ग्रंथ में संकलित किया गया है, तो फरीदुद्दीन गंज ए शकर इनके कुछ विचारों को आदि ग्रंथ में शामिल किया गया है। नेक्स्ट है प्रसिद्ध संत सलीम चिश्ती रहते थे फतेहपुर सीकरी में। शेख उल हिंद की पदवी प्रदान की गई थी शेख अलीम चिश्ती को। संत और संप्रदाय, ख्वाजा मोइनुद्दीन चिश्ती चिश्तिया संप्रदाय से रिलेटेड है। शेख अहमद सरहिंदी नक्शबंदिया संप्रदाय से रिलेटेड है। दारा सिकोह कादिरिया संप्रदाय से रिलेटेड है और शेख शहाबुद्दीन ये सोहरावर्दिया संप्रदाय से रिलेटेड है। शेख अहमद सरहिंदी समकालीन थे किसके? अकबर एवं जहांगीर के। शेख निजामुद्दीन चिराग दिल्ली शिष्य थे शेख निजामुद्दीन औलिया के। शेख सलीम चिश्ती समकालिक थे किसके? अकबर के। भारत में सूफियों की कादरी पद्धति सबसे पहले शुरू की गई थी शेख नियाज़ुल्लाह और मखदूम मोहम्मद जिलानी के द्वारा। सूफीवाद के सिलसिले में वह जो संगीत के विरुद्ध था, नक्शबंदिया ये संगीत के विरुद्ध थे। शेख बहाउद्दीन जकारिया मानते थे सुहरावर्दी संप्रदाय को। हठ योग अपनाया जाता था नागपंथियों और सूफी संतों के द्वारा। ठीक है, जो हमारे योगी जी हैं वो भी हठ योगी ही हैं।
है ना, हठ योगी, नागपंथी इसी संप्रदाय के हैं। अ, ये अभी 2000 मेरे ख्याल से 19 का क्वेश्चन है। सूफियों, यूपी पीसेस में आया था। सूफियों में से वह है जिसने कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। ये है शाह मोहम्मद गौस, इनको आलिया, कृष्ण को औलिया के रूप में माना है। उलेमा, खानकाह, शेख तथा समा में से वह है जिसका संबंध सूफीवाद से नहीं है। तो उलेमा सूफीवाद से संबंधित नहीं है। कृष्ण जीवन परक प्रेम वाटिका काव्य की रचना की थी रस खान ने। बारह मासा, बारह मासा की रचना की थी मलिक मोहम्मद चायसी ने। प्रतिवर्ष सूफी संत हाजी वारिस अली साहब की मजार पर लगने वाला मेला कहलाता है देवा शरीफ। ठीक है, अब यूपी पीसेस में भी पढ़ते हैं, बहुत इंपॉर्टेंट है, बहुत ज़्यादा बार पूछा जाता है। क्राइस्ट का जन्म स्थान कहाँ है? वेथलेहम, वेथलेहम, वेथलेहम। ठीक है। ईस्टर त्योहार के पीछे ईसाइयों की भावना है। इस दिन ईसा पुनर्जीवित हुए थे। वह ईसाई संत जो पशु पक्षियों से प्रेम के लिए विख्यात हैं। तो असीसी के संत फ्रांसीसी। ईसाइयों का गुड फ्राइडे मनाया जाता है किसके लिए? ईसा मसीह को सूली पर चढ़ाए जाने के स्मरण में गुड फ्राइडे मनाया जाता है। अब मुगल काल आ गया है। ठीक है, मुगल काल के बारे में बात करेंगे तो मुगल वंश में सबसे पहले आए बाबर। ठीक है, चलिए स्टार्ट करते हैं। मध्यकालीन भारत के मुगल शासक वस्तुतः थे चक चगताई तुर्क थे ये। बाबर को सर ए फुल के युद्ध में पराजित किया था सैवानी खान ने। पानीपत का प्रथम युद्ध हुआ था बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य। ठीक है, ये तो बहुत इंपॉर्टेंट है। पानीपत का युद्ध, खानवा का युद्ध, प्लासी का युद्ध तथा पानीपत का तीसरा युद्ध में से वह युद्ध जिसमें एक पक्ष द्वारा पहली बार तोपों का प्रयोग किया गया था। तो तोपों का प्रयोग सबसे पहले पानीपत का प्रथम युद्ध में हुआ था। ठीक है, जो कि बाबर और इब्राहिम लोदी के मध्य हुआ था। बाबर का इब्राहिम लोदी पर विजय का कारण था तोप खाना। अब ये तोप ले आए, हम तलवार से लड़ रहे हैं, भाई तोप वाला तो उड़ा ही देगा हमको। बाबर के प्रमुख युद्ध और वर्ष: पानीपत का युद्ध 1526, खानवा का युद्ध 1527, घाघरा का युद्ध 1529 और चंदेरी का युद्ध ये 1528 में हुआ था। बाबर के भारत में आने के फलस्वरूप इस क्षेत्र में तैमूरी राजवंश स्थापित हुआ। वह युद्ध जिसमें बाबर ने जिहाद की घोषणा की थी वह खानवा का युद्ध। जिहाद या जिहाद जो भी बोलना चाहे, ये खानवा के युद्ध में इन्होंने बोला था। मेवाड़ का राजा जिसे 1527 ईस्वी में खानवा के युद्ध में बाबर ने हराया था, ये है राणा सांगा। बाबर ने सर्वप्रथम पादशाह की पदवी धारण की थी काबुल में। वह मुगल सम्राट जिसके जीवन से धैर्य व संकल्प से सफलता की शिक्षा मिलती है, जलालुद्दीन मोहम्मद बाबर के। ठीक है, अभी क्वेश्चन बनाने वाले को थोड़ा पूछना पड़ेगा भाई ये क्या है। बाबर ने अपने बाबरनामा में जिस हिंदू राज का उल्लेख किया हुआ है मेवाड़ एवं विजयनगर। ताजुक ए बाबरी, बाबर की आत्मकथा लिखी है किसमें? तुर्की भाषा में लिखी गई है। अब बात करते हैं हुमायूं और शेर शाह की। कमरान, उस्मान, अस्करी तथा हिंदाल में से वह जो हुमायूं का भाई नहीं है। तो उस्मान के भाई नहीं थे। अब कितनों के नाम याद करेंगे हम भाई। हुमायूं द्वारा लड़े गए 4 प्रमुख युद्धों का तिथि अनुसार सही क्रम है क्या? देवरा, चौसा, कन्नौज, सरहिंद। फरीद जो बाद में शेर शाह सूरी बना ने शिक्षा प्राप्त की कहाँ से? जौनपुर से। बलबन, अलाउद्दीन खिलजी, इब्राहिम लोदी तथा शेर शाह मध्ययुगीन शासकों में से वह जो उच्च शिक्षित था। तो शेर शाह उच्च शिक्षित है। वह सुल्तान जिसने पहले हजरत अला, हजरत ए अला की उपाधि अपनाई। तो ये सूर शाह ने अपनाई थी। शेर शाह सूरी, सॉरी सूर शाह नहीं है, शेर शाह सूरी। ठीक है, शेर शाह सूरी द्वारा किए गए सुधारों में सम्मिलित है क्या? राजस्व सुधार, इंपॉर्टेंट है, राजस्व सुधार, प्रशासनिक सुधार, सैनिक सुधार, मुद्रा प्रणाली में सुधार। ये सब सुधार शेर शाह सूरी ने कराया। हुमायूं ने चुनार दुर्ग पर प्रथम बार आक्रमण किया था 1532 ईस्वी में। ठीक है, अपने बादशाह पति हुमायूं के लिए मकबरे का निर्माण कराया था किसने? हाजी बेगम ने। चांदी का रुपया, चांदी का रुपया किसने स्टार्ट कराया? शेर शाह ने कराया। शेर शाह के अंतर्गत तांबे के दाम और चांदी के रुपया की विनिमय दर कितनी थी? 64:1। ठीक है, इस टाइप के क्वेश्चन भी इंपॉर्टेंट है आज के डेट में।
शेरशाह सूरी की मृत्यु हुई थी कलिंजर में। कलिंजर कहाँ है? बांदा में। ठीक है, शेरशाह की मृत्यु कहाँ हुई थी? कलिंजर में हुई थी। मात्र एक मुट्ठी बाजरे के चक्कर में मैंने अपना साम्राज्य खो दिया होता। ये किसका संबंध है? ये शेरशाह ने बोला था। शेरशाह का मकबरा कहाँ है? सासाराम में। शेरशाह ने निर्माण कराया था दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद का। दिल्ली की किला ए कुहना मस्जिद का। दिल्ली में पुराना किला के भवनों का निर्माण कराया था शेरशाह ने। कृषकों की सहायता के लिए जिसे मध्यकालीन भारतीय शासक ने पट्टा एवं कबूलियत की व्यवस्था प्रारंभ की, वह है शेरशाह। शेरशाह का उत्तराधिकारी था इस्लाम शाह। अब बात करते हैं अकबर की। वह स्थान जहां पर अकबर को हुमायूं की मृत्यु की सूचना मिलने पर राजगद्दी पर बैठाया गया, तो इसको काला नौर में बैठाया गया था। हल्दी घाटी के युद्ध के पीछे अकबर का प्रमुख उद्देश्य था राणा प्रताप को अपने अधीन लाना। हल्दी घाटी का युद्ध कब हुआ था? 1576 में। हल्दी घाटी के युद्ध में महाराणा प्रताप की सेना के सेनापति कौन थे? हकीम खान। अकबर ने सर्वप्रथम वैवाहिक संबंध राजपूतों के जिस ग्रह से स्थापित किए हुए हैं, कछवाहा। चिश्ती संत की दरगाह जहां पर अकबर दर्शन हेतु अधिक जाता था, यह है मोइनुद्दीन चिश्ती। अधम खां, बैरम खां, बाज बहादुर तथा पीर मोहम्मद खां में से हुआ है जिसे अकबर ने स्वयं मारा था, ये अधम खां है। राजपूताना का वह राज जिसे अकबर की संप्रभुता स्वयं वह नहीं की, तो ये मेवाड़ ने नहीं की थी। वह राजपूत शासक जिसने मुगलों के विरुद्ध निरंतर स्वतंत्रता का संघर्ष जारी रखा और समर्पण नहीं किए, तो मारवाड़ के राव चंद्रसेन ने समर्पण नहीं किया। अकबर के साथ युद्ध करने वाली दुर्गावती रानी थी मंडला अथवा गोंडवाना की। अकबर को राष्ट्रीय सम्राट सिद्ध करने में सहायक तथ्य है कि प्रशासनिक एकता और कानूनों की एक रूपता, सांस्कृतिक एकता का प्रयत्न एवं उनकी धार्मिक नीति। तो ये मतलब ये कुछ इनका कहना है कि इस फैक्ट के बेसिस पे हम कह सकते हैं कि अकबर एक राष्ट्रीय सम्राट था। अकबर की लोकप्रियता के कारण थे मनसबदारी प्रथा, धार्मिक नीति, भू राजस्व व्यवस्था और सामाजिक सुधार। वह है मुस्लिम शासक जिसने तीर्थ यात्रा कर समाप्त कर दिया था, यह है अकबर। बाबर, हुमायूं, अकबर, औरंगजेब बादशाहों में से वह है जिसको प्रबुद्ध निरंकुश कहा जाता था अकबर को। ठीक है, अकबर को। अकबर का शासन जाना जाता है क्षेत्रों के जीतने के लिए, अपनी प्रशासनिक व्यवस्था के लिए और न्यायिक प्रशासन के लिए। अकबर के शासनकाल में पुनर्गठित केंद्रीय प्रशासन तंत्र के अंतर्गत सैनिक विभाग का प्रमुख कौन था? मीर बख्शी। इसको क्या बोला जाता था? मीर बख्शी बोला जाता था। अकबर कालीन सैन्य व्यवस्था आधारित थी मनसबदारी व्यवस्था पर। अकबर ने जिस मनसबदारी प्रणाली को लागू किया वह उधार ली गई थी, किससे? मंगोलिया के में प्रचलित प्रणाली से। अकबर के काल में हर 10 घुड़सवार सैनिक के लिए मनसबदारों को रख रखाव करना पड़ता था 20 घोड़ों का। ठीक है, जाप्ती, दहसाला, नसक तथा कानकुट में से वह कर व्यवस्था जिसे बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था, दहसाला को बंदोबस्त व्यवस्था के नाम से भी जाना जाता था। अकबर काल में भू राजस्व व्यवस्था की एक प्रसिद्ध नीति आयन ए तहसाला पद्धति निर्मित की गई थी टोडरमल के द्वारा। किसके द्वारा? टोडरमल के द्वारा। अकबर ने दीन ए इलाही प्रारंभ किया था 1582 में। वह इतिहासकार जिसे दीन ए इलाही को एक धर्म कहा, मोहसिन फानी ने बोला है दीन ए इलाही को एक धर्म। इबादत खाने का निर्माण कराया था किसने? अकबर ने। फतेहपुर सीकरी का इबादत खाना था वह भवन जिसमें विभिन्न धर्मों के विद्वानों के साथ अकबर चर्चा करता था। स्वर्ण महल, पंचमहल, जोधाबाई महल एवं अकबरी महल में से वह स्मारक जो फतेहपुर सीकरी में नहीं है, तो अकबरी महल फतेहपुर सीकरी में नहीं है। दिल्ली में स्थित वह ऐतिहासिक स्मारक जो भारतीय तथा फारसी वास्तुकला शैली का उदाहरण है, तो ये हुमायूं का मकबरा है। सुलह-ए-कुल का सिद्धांत प्रतिपादित किया था किसने? अकबर ने। वह मुगल बादशाह जिसके विरुद्ध जौनपुर से फतवा जारी किया था, ये कौन है? अकबर के विरुद्ध करा गया था। अकबर ने कहाँ पर बुलंद दरवाजा बनाया? तो यह फतेहपुर सीकरी में बुलंद दरवाजा बनवाया।
जहांगीर, शाहजहां, हुमायूं तथा अकबर में से वह मुगल सम्राट जिसने शिक्षा संबंधी सुधार किए थे, ये अकबर है। आगे बात करते हैं। अकबर द्वारा बनाई गई श्रेष्ठतम इमारतें पाई जाती हैं फतेहपुर सीकरी में। अकबर के शासन में इलाहाबाद में 40 स्तंभ युक्त मंजिल के निर्माण में 5,000 से 20,000 लोगों ने 40 साल तक काम किया, यह कथन है विलियम फिंच का। अकबर द्वारा बनाई गई वह इमारत जिसका नक्शा बौर बिहार की तरह है, ये पंचमहल है। जहांगीर महल स्थित है कहाँ? जहांगीर महल है आगरा में। दिल्ली का लाल किला, आगरा का किला, इलाहाबाद का किला एवं लाहौर का किला में से वह किला जिसका निर्माण अकबर के राजकाल में नहीं कराया गया, तो ये दिल्ली का लाल किला, ये अकबर के समय नहीं बना था। बादशाह और अकबर, कुछ गड़बड़ है इधर। बाबर, जन्म होगा मेरे ख्याल से, क्या है? बाबर काबुल, अकबर सिकंदरा, ठीक है, जहांगीर लाहौर, और शाहजहां आगरा, और औरंगजेब औरंगाबाद। थोड़ा देखना पड़ेगा, कंफ्यूजिंग है, गलत लिखा हुआ है किताब ने। अकबर के काल में महाभारत का फारसी अनुवाद किस जिसके निर्देशन में हुआ, वो फैजी है, ठीक है। अब्दुल कादिर बदायूनी, अबुल फजल निजामुद्दीन अहमद तथा शेख मुबारक में से हुआ है जिसने महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था, ये अब्दुल कादिर बदायूनी ने अकबर सॉरी महाभारत का फारसी में अनुवाद किया था। महाभारत के फारसी अनुवाद का शीर्षक है रज्मनामा, ये इंपॉर्टेंट है, ठीक है। वह जो अकबर की इच्छा अनुसार रामायण का फारसी में अनुवाद किया, ये है अब्दुल कादिर बदायूनी। मोहम्मद हुसैन मुकब्बल मुकम्मल खां, अब्दुल समद, मीर सैयद अली में से वह जिसे सम्राट अशोक के द्वारा जारी कलम की उपाधि दी गई थी, तो मोहम्मद हुसैन को जारी कलम की उपाधि दी गई थी। जैन साधु जो अकबर के दरबार में कुछ वर्ष रहे और जिसे जगत गुरु की उपाधि से सम्मानित किया गया, तो ये हरि विजय सूरी। अब्दुल हसन दसवंत किशनदास एवं उस्ताद मंसूर में से वह जो मुगल सम्राट अकबर के समय का प्रचलित चित्रकार थे, तो ये 10 वंश हैं। इंग्लैंड की रानी एलिजाबेथ प्रथम का समकालीन भारत में कौन था? अकबर। यहाँ इंग्लैंड में एलिजाबेथ प्रथम थी, तो इंडिया में अकबर थे उस टाइम। वह मध्यकालीन भारतीय लेखक जिसने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है, तो ये अबुल फजल ने अमेरिका की खोज का उल्लेख किया है। अकबर के दरबार में आने वाला पहला अंग्रेज व्यक्ति कौन था? रॉल्फ फिंच। अकबर के शासन की प्रमुख घटनाओं का व्यवस्थित क्रम इस प्रकार है। पहले इन्होंने जजिया की समाप्ति करी, फिर इबादत खाने का निर्माण हुआ, महजर का हस्ताक्षर, फिर दीन इलाही की स्थापना। अकबर ने बंगाल तथा बिहार के मुगल सम्राट को मिलाया कब? 1576 में। अब बात करते हैं जहांगीर की। दो अस्पा एवं सिंह अस्पा प्रथा की शुरुआत किसने करी? तो जहांगीर ने करी। मुगलों एवं मेवाड़ के राजा के मध्य चित्तौड़ की संधि किस शासक के शासनकाल में हस्ताक्षरित हुई थी? वह जहांगीर है। ईस्ट इंडिया कंपनी ने जहांगीर के दरबार में पहले भेजा था हॉकिंस को। जहांगीर के दरबार में ब्रिटिश शासक जेम्स प्रथम का राजदूत कौन था? थॉमस रो। जहांगीर ने खान की उपाधि से किसे सम्मानित किया था? इसको बोला था हॉकिंस को। मुगल सम्राट जहांगीर ने इंग्लिश खान की उपाधि किसे दी? विलियम हॉकिंस को। इंग्लैंड के प्रथम इंग्लैंड के जेम्स प्रथम के राजदूत सर थॉमस रो भारत आए थे 1615 में। जहांगीर ने थॉमस रो को मिलने का अवसर दिया अजमेर में। एक डच पर्यटक जिसने जहांगीर के शासनकाल का मूल्यवान विवरण दिया हुआ है फ्रांसिस्को पेलसर्ट। वह मुगल शासक जिनका मकबरा भारत में नहीं है, तो जहांगीर एवं बाबर तथा बहादुर शाह जफर, इनके मकबरे बाहर में नहीं है। मुगल चित्रकला अपनी पराकाष्ठा पर पहुंची जहांगीर के राजकाल में, ठीक है। तो ये काफी इंपॉर्टेंट है, बहुत एग्जाम से पूछा जाता है कि जो जहांगीर के समय मुगल चित्रकला अपने चरम पे थी, ठीक है। जहांगीर ने नादिर उज जमा की पदवी धारण की किसको दी थी? अबुल हसन को। वह चित्रकार जिससे नादिर उल असर की उपाधि दी गई थी, मंसूर को दी गई थी।
जहांगीर के दरबार में पक्षियों का सबसे बड़ा चित्रकार कौन था? मंसूर। मुगल बादशाहों में से वह जिसने अपनी आत्मकथा ऑटोबायोग्राफी फारसी में लिखी। किस लैंग्वेज में? फारसी में लिखी। यह है जहांगीर। अबुल फजल के हत्यारे को पुरस्कृत किया था जहांगीर ने। जहांगीर के विरुद्ध किया था खुर्रम ने, महावत खां और खुसरो ने। खुसरो जिस मुगल बादशाह का पुत्र था वह है जहांगीर। एतमादुल्ला एतमादुद्दौला का मकबरा अकबर में बनवाया था किसने? नूरजहां। बाबर ने जामा मस्जिद बनवाई संभल वाली। हुमायूं ने दीन पनाह। अकबर ने जहांगीरी महल और जहांगीर ने अकबर के मकबरे को पूर्ण करवाया। गोविंद महल जो हिंदू वास्तुकला का अप्रमित अप्रतिम उदाहरण है वह है दतिया में। गोविंद महल कहाँ है? दतिया में। शाहजहां। ईरान के शाह और मुगल शासकों के बीच झगड़े की जड़ थी कांधार। किस क्षेत्र के निकल जाने से मुगल सम्राट को सामरिक सामरिक महत्व के दृष्टिकोण से स्ट्रैटेजिक स्ट्रांग होल्ड का एक बड़ा धक्का मिला था? कांधार। ठीक है। शाहजहां के बल्ख अभियान का उद्देश्य क्या था? काबुल की सीमा से सटे बल्ख और बदस खां में एक मित्र शासन को लेकर आना। वह जिसने बनारस एवं इलाहाबाद के तीर्थ यात्रा कर की समाप्ति के लिए मुगल बादशाह के सामने बनारस के पंडितों का नेतृत्व किया था वह कवींद्राचार्य। वह जो शाहजहां के शासनकाल का राजकवि था तो यह कलीम अबू जहील जली सॉरी। मुमताज महल का असली नाम था अर्जुमंद बानो बेगम। वह मुगल बादशाह जिसने दिल्ली की जामा मस्जिद का निर्माण कराया था तो ये शाहजहां ने कराया था। वह मुगल बादशाह जिसने साम्राज्य की राजधानी आगरा से दिल्ली स्थानांतरित करी यह है शाहजहां। अलाई दरवाजा अलाउद्दीन खिलजी ने बनाई। बुलंद दरवाजा फतेह सीकरी ये अकबर ने बनाया। मोती मस्जिद आगरा वाली शाहजहां और मोती मस्जिद दिल्ली वाली अकबर सॉरी औरंगजेब ने। ठीक है। लाल किला यदि आप घूमने कभी गए हो तो मोदी मस्जिद उसी के अंदर है। ये किसने बनवाई थी? ये औरंगजेब ने बनवाई थी। दिल्ली के लाल किले का निर्माण करवाया था शाहजहां ने। उपनिषदों का फारसी में अनुवाद जिस मुगल सम्राट के शासनकाल में हुआ तो ये शाहजहां के उसमें हुआ। शाहजहां ने शाह बुलंद इकबाल की पदवी किसको दी? दारा सिकोह को। दारा सिकोह ने उपनिषदों का फारसी में अनुवाद किया था सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। सिर ए अकबर शीर्षक के अंतर्गत। अमीर खुसरो, दारा शिकोह, अमीर हसन एवं शुजा में से हिंदू धर्म ग्रंथों का विवरण करने वाला प्रथम मुस्लिम कौन था? दारा शिकोह था। बी एस बी ए स्मिथ, जे एन सरकार तथा एल श्रीवास्तव में से वह इतिहासकार जिसने शाहजहां के शासनकाल को मुगल काल का स्वर्ण युग कहा तो ए एल श्रीवास्तव ने कहा है कि शाहजहां के समय मुगल शासन का स्वर्ण काल था। सुप्रसिद्ध कोहिनूर हीरा शाहजहां को उपहार में किसने दिया था? मीर जुमला ने दिया था। वह मुगल बादशाह जिसे बलबन द्वारा प्रारंभ किया गया तथा दरबारी रिवाज सिजदा का प्रारंभ समाप्त कर दिया तो ये शाहजहां ने करा था। दारा सिकोह, मुराद बख्श, शाह शुजा, औरंगजेब में से वह जो शाहजहां के शासनकाल में अधिकांश समय तक दक्कन का गवर्नर था तो ये औरंगजेब था। अब बात करते हैं औरंगजेब की। वह मुगल बादशाह जिसको 2 बार राज्याभिषेक हुआ तो ये औरंगजेब का 2 बार राज्याभिषेक हुआ था। धर्मट का युद्ध लड़ा था औरंगजेब तथा दारा सिकोह के मध्य। औरंगजेब और दारा सिकोह के मध्य हुआ था। मुगल बादशाह जो जिंदा पीर के नाम से जाना जाता था औरंगजेब। औरंगजेब ने जोधपुर के शासक जसवंत सिंह को 1658 ईस्वी के धर्मट के युद्ध में पराजित किया था। धर्मट स्थित है कहाँ? मध्य प्रदेश में। मुगल शहजादा जिसने श्रीनगर गढ़वाल में आश्रय लिया था ये है सुलेमान सिकोह। औरंगजेब का वह पुत्र जिसने विद्रोह करके राजपूतों के विरुद्ध अपने पिता की स्थिति दुर्बल कर दी तो ये है अकबर। वह है मुगल सेनापति जिसके साथ शिवाजी ने 1665 ईस्वी में पुरंदर की संधि पर हस्ताक्षर किए तो ये है जय सिंह। औरंगजेब ने बीजापुर की विजय की थी 1686 ईस्वी में। औरंगजेब ने दक्षिण में जिन 2 राज्यों को विजय किया था वह है बीजापुर एवं गोलकुंडा। वह बादशाह जिसके अंतर्गत मुगल सेना में सर्वाधिक हिंदू सेनापति थे ये औरंगजेब का टाइम था।
मुगल सम्राट जिसने सर्वाधिक संख्या में हिंदू अधिकारियों की नियुक्ति की वह है औरंगजेब। ठीक है, ये पूछा जाता है काफी। जजिया जिसके शासनकाल में पुनः लगाया गया तो ये औरंगजेब था। औरंगजेब द्वारा चलाए गए जिहाद का अर्थ है दारुल इस्लाम। बीबी का मकबरा का निर्माता कौन है? औरंगजेब। सॉरी। वह मकबरा जो द्वितीय ताजमहल कहलाता है वह राबिया उद दौरानी का मकबरा। जहां आरा, रोशन आरा, गौहर आरा, महरून निसा में वह जो सम्राट औरंगजेब की पुत्री थी महनूरिसा, ये इसकी औरंगजेब की मतलब डॉटर थी। औरंगजेब ने साहिबत उज जमानी की उपाधि प्रदान की थी जहां आरा को। संत रामदास को संबंधित किया था औरंगजेब के शासनकाल से। ठीक है। अगला हम बात करेंगे मुगल कालीन प्रशासन की। मुगल प्रशासन के दौरान जिले को जाना जाता था सरकार के नाम से। ठीक है। मुगल काल में सेना का प्रधान किसको बोला जाता था? मीर बख्शी होता था सेना का प्रधान। बर्नियर, करेरी, मुंशी, टेवनियर में से वह जिसे मुगल सेना में चिकित्सक नियुक्त किया गया था तो मनीषी को किया गया था। मुगल प्रशासन में मोह मुहत्तसिब था लोक आचरण अधिकारी। लोक आचरण अधिकारी था मुहत्तसिब। मध्यकालीन भारत में मनसबदारी प्रथा खास तौर पर इसलिए चालू की गई थी ताकि साफ सुथरा प्रशासन लागू हो सके। मुगल मनसबदारी व्यवस्था की विशेषताएं क्या थीं? जात एवं सवार जात एवं सवार पद प्रदान किए जाते थे। मनसबदार अनुवांशिक नहीं होते थे। मनसबदारों की 3 श्रेणियां थीं जिसमें 33 वर्ग थे। उन्हें महरूत अथवा सशर्त पद प्राप्त होते थे। उनका सवार पद जात पद से अधिक नहीं हो सकता था। समस्त कार्यकारी एवं सैन्य अधिकारियों को मनसब प्रदान किए जाते थे। मनसबदारी व्यवस्था राज के कुलीन वर्ग से संबंधित थी जिसे अकबर ने प्रारंभ किया। मनसब पद केवल सेवा काल तक ही रहता था। मनसबदारों का चयन योग्यता के आधार पर होता था। मुगल कालीन भारत में राज्य की आय का प्रमुख स्रोत क्या था? तो उस टाइम तो भू राजस्व ही मेन सोर्स था। मुगल प्रशासनिक शब्दावली में माल क्या था? भाई माल था भू राजस्व। ठीक है, माल लाओ। मुगल सम्राट जिसने तंबाकू के प्रयोग पर निषेध लगाया तो ये जहांगीर था। मुगल प्रशासन में मदद ए मास इंगित करता था विद्वानों को दी जाने वाली राजस्व मुक्त अनुदत्त भूमि। इनको दी देती मदद ए मास। वह जिसने राम सीता की आकृतियों और रामसी देवनागरी लेख से युक्त कुछ सिक्के चलाए तो ये अकबर ने चलाए थे। मुगल शासक में तांबे का सिक्का कहलाता था दाम। मध्यकाल में बटाई शब्द का प्रयोग होता था लगान निर्धारण का तरीका, इसको बटाई बोलते थे। मुगल कालीन संगीत एवं चित्रकला। मुगल चित्रकला के विषय में युद्ध दृश्य, पशु पक्षी, प्राकृतिक दृश्य तथा दरबारी चित्र होते थे। ठीक है, तो उस टाइम यही था, पेड़ पक्षी पौधे वही सब बनाते थे और थोड़ा दरबार के चित्रण और कर दिए गए। चित्रकला की मुगल शैली का प्रारंभ किया था हुमायूं ने। दास्तान अमीर हमजा का चित्रांकन किया था अब्दुल समद द्वारा। प्रसिद्ध जहांगीरी चित्रकार थे अबुल हसन, उस्ताद मंसूर, फारूक बेग, बिसनदास, अकारिया, मोहम्मद कादिर, मोहम्मद गोराद, मनोहर, माधव तथा गोवर्धन, ये सब इनके फेमस चित्रकार थे। मुगल चित्रकला में उन्नति की जहांगीर के शासनकाल में। ठीक है ना, ये काफी इंपॉर्टेंट है, पहले भी बार हमने देखा इस टाइप का क्वेश्चन। इस टाइप का क्वेश्चन इंपॉर्टेंट है। पहाड़ी स्कूल, राजपूत स्कूल, मुगल स्कूल, कांगड़ा स्कूल, ये सब क्या है? इस चित्रकला की विभिन्न शैलियां हैं। ठीक है। किशनगढ़ शैली जिसे कला के लिए प्रसिद्ध है वह है चित्रकला। किशनगढ़ शैली क्या है? एक चित्रकला है। वह एक संगीत वाद्य जिसे बजाने में औरंगजेब की दक्षता थी, तो कहते हैं कि वो बीना बजा लेता था। प्रातः काल में गाया जाने वाला राग है तोड़ी। तोड़ी को सुबह गाया जाता है। तानसेन, बाजू बेवरा, गोपाल नायक जैसे संगीतज्ञों ने स्वामी हरिदास से प्रशिक्षण प्राप्त किया।
स्वामी हरिदास के अनुयायियों ने स्थापित किए हैं 5 संगीत अर्चना केंद्र। अकबर के शासन काल में ध्रुपद गायकों में सम्मिलित थे तानसेन एवं हरिदास। प्रसिद्ध तानसेन का मकबरा स्थित है ग्वालियर में। तानसेन का मूल नाम क्या है? रामतनु पांडे। ठीक है ना, ये भी बहुत बार पूछा गया है पीसीएस के एग्जामों में कि तानसेन का असली नाम क्या था? रामतनु पांडे। मुगल कालीन साहित्य। ठीक है, गुलबदन बेगम पुत्री थी किसकी? बाबर की। वह महिला जिसने मुगल काल में ऐतिहासिक विवरण लिखे गुलबदन बेगम ने लिखे। हुमायूं नामा की रचना की थी गुलबदन बेगम ने की थी। दिल्ली का वह शिक्षा केंद्र जो मदरसा ए बेगम कहलाता था स्थापित किया गया था माहम अनगा के द्वारा। हितोपदेश का फारसी में अनुवाद किया था ताज अल दीन मुफ्ती अल मक्की मलिकी। इतने तो खतरनाक नाम है, एक दो बार पढ़ के ही याद हो पाएंगे यदि याद करना है तो। हसन निजामी ये ताजुल मासिर इन्होंने पुस्तक लिखी है। खमवात मीर हुमायूंनामा लिखी है। मोहम्मद काजिम ने लिखी है आलमगीर नामा। भीमसेन ने लिखी है नुस्खा ए दिलखुशा। तरीखे यामनी अल उतबी चहार चमन चंद्रभान ब्राह्मण। इकबाल नामा जहांगीरी। मुअत मद खान ने लिखी। अब्बास खां शेरवानी तरीखे शेरशाही। इतने यही इस टाइप में बताया। इस टाइप का हर साल एक मैचिंग यूपी पीसीएस में आ जाती है और समझ में नहीं आता है क्या ये सब। यदि आपको ये लेखक और पुस्तक दोनों छुपा दें हाथ से तो कुछ समझ में नहीं आएगा हो क्या रहा है तक, या तो इतना डिटेल में पढ़ी हो किताबें। अबुल फजल फैजी अब्दुल रहीम खान एवं अब्दुल कादिर बयादूनी में से वह है जिसका हिंदी साहित्य के लिए सबसे महत्वपूर्ण योगदान है, तो अब्दुल रहीम खान। भारत के इतिहास के संदर्भ में अब्दुल हमीद लाहौरी थे क्या? शाहजहां के शासन के एक राजकीय चित्र इतिहासकार। शाहजहां नामक के लेखक कौन है? इनायत खान। अनवार ए सोहाइली की नामक ग्रंथ के अनुवाद किया है पंचतंत्र का। इसमें पंचतंत्र का अनुवाद है। ठीक है। अबुल फजल द्वारा अकबर नामा पूरा किया गया था 7 वर्षों में। मुगल काल में दरबारी तथा अदालती भाषा थी फारसी। नस्तालीक है क्या है? एक प्रकार की फारसी लिपि जो मध्यकालीन भारत में प्रयुक्त होती थी। कवि हृदय वह राजा जिसने नागरी दास के नाम से कृष्ण की प्रशंसा में छंद लिखे हैं, तो राजा सावंत सिंह ने लिखे हैं छंद। प्रमुख कृतियां रामचंद्रिका और रसिक प्रिया, ये किसकी रचना है? ये केशव की रचना है। ठीक है। कुछ मिसलेनियस क्वेश्चन है। शासक विदेशी यात्री किसके टाइम कौन आया? तो जहांगीर के टाइम आया विलियम हॉकिंस। अकबर के टाइम आया विलियम फिंच। ठीक है। शाहजहां के टाइम आया टर्बिनियर और औरंगजेब के टाइम आया मनुची आया औरंगजेब के टाइम। विदेशी यात्री का वर्ष, अब ये तो इतना कठिन क्वेश्चन हो गया, मतलब वर्ष तक पूछ लिया। अब थोड़ा बहुत अंदाजा हो तो एक बार को हो जाएगा। हॉकिंग्स 1608 से 1611 के बीच में आया। टॉमस रो ये 1615 से लेके 1619 भारत में रहा। मनुची 1653 से 1708 तक और रॉल्फ फिंच ये 1585 से 1586। कुछ युद्ध हैं और वर्ष पूछा गया है। दौराह का युद्ध हुआ 1531 में। चौसा का युद्ध हुआ 1539 में। कन्नौज का युद्ध हुआ 1540 में और सामूगढ़ का युद्ध हुआ 1658 में। ठीक है। तराइन का दूसरा युद्ध हुआ 1192 में। औरंगजेब की मृत्यु हुई 1707 में। पानीपत का तृतीय युद्ध है 1761 में। बेलग्राम का युद्ध हुआ 1540 में। सरनाव का युद्ध हुआ 1572 में। धर्मत का युद्ध हुआ 1658 में और जाजाऊ का युद्ध हुआ 1707 में। 4 बाहरी आक्रमणों का व्यवस्थित क्रम है। चंगेज खां, फिर तैमूर, फिर नादिर शाह, फिर अहमद शाह अब्दाली। ये इस तरह से आक्रमण किए गए। दार सिकों को दफनाया गया कहाँ? दिल्ली में। नादिर शाह द्वारा दिल्ली में कत्लेआम किया गया 1739 में। हेमचंद्र विक्रमादित्य भारत इतिहास में पाए जाने जाते हैं हेमू नाम से। मध्यकालीन मुगल शब्दावली और उनका मतलब क्या है, अर्थ और या कार्य क्या है? दाम, अभी हमने देखा था ताम्र की मुद्रा को बोलते थे दाम। देसाई क्या होते थे? राजस्व अधिकारी को देसाई बोलते थे। दीवान कौन है? दीवान है प्रांतीय राजस्व का प्रमुख। और जरीब क्या था? जरीब था भूमि माप प्रणाली। ठीक है।
ये तो अभी लेखपाल में भी क्वेश्चन आया है, लेखपाल में भी जरूर पूछा जाता है। युद्ध संबंध। हल्दी घाटी का युद्ध अकबर और राणा प्रताप के विरुद्ध हुआ था। बिलग्राम का युद्ध है हुमायूं और शेरशाह सूरी के बीच हुआ था। खुसरो का युद्ध जहांगीर के विद्रोह जहांगीर के समय हुआ था। और खानवा का युद्ध बाबर राणा सांगा के विरुद्ध हुआ था। वर्ष, घटना। 1556 में अकबर का राज्यारोहण हुआ। 1600 वर्ष में हुआ ईस्ट इंडिया कंपनी को अधिकार प्रदान किया गया। 1680 में शिवाजी का देहांत हुआ और 1739 नादिर शाह का दिल्ली पर कब्जा हुआ। अता अली खां नाम किसका था? तानसेन का था। इनका नाम था अता अली खां। बाबुल मक्का, मक्कादार कहा जाता है किसको? सूरत को। ठीक है, बाबुल मक्का, मक्का का द्वार किसको बोला जाता है? सूरत को। मुगलों ने नवरोज का त्योहार लिया है पारसियों से। मुगल काल में जिसे मदरसे ने मुस्लिम न्याय शास्त्र की पढ़ाई में विशेषता हासिल की वह है लखनऊ। मुगल काल में मौलिम था व्यापारिक जहाजों पर बैठने वाला एक कर्मचारी। भारतीय इतिहास के मध्यकाल में बंजारे समानता थे क्या? व्यापारी थे। बंजारे आज भी व्यापारी टाइप के ही सब, मतलब सड़क के किनारे टेंट वगैरह लगा के सब क्या करते हैं, आज हैं कल नहीं है, व्यापार करके चले जाते हैं। सिख संप्रदाय, सिख संप्रदाय की बात करी जाए तो गुरु नानक ने अपना उत्तराधिकारी नियुक्त किया था गुरु अंगद को। पंजाब में अमृतसर नगर को स्थापित किया था गुरु रामदास ने। सिख गुरु जिसे अकबर ने 500 बीघा जमीन दी थी, रामदास को दी थी। वह सिख गुरु जिसने विद्रोही राजकुमार खुसरो की सहायता धन एवं आशीर्वाद से की तो गुरु अर्जुन देव ने की थी। आदि ग्रंथ जिसको गुरु ग्रंथ साहब भी बोला जाता है, संकलन किया था गुरु अर्जुन देव ने। वह सिख गुरु जिनको तत्कालीन शासकों द्वारा मृत्यु दंड दिया गया था, तो गुरु अर्जुन देव एवं गुरु तेग बहादुर को मृत्यु दंड दिया था उस समय के शासकों के द्वारा। वह सिख गुरु जिसकी मृत्यु के लिए औरंगजेब जिम्मेदार है, तो गुरु तेग बहादुर जिम्मेदार है। हेमकुंड, ताराकुंड, ब्रह्मकुंड में से वह स्थान जिस पर एक प्रसिद्ध सिख गुरु द्वारा स्थापित है वो हेमकुंड है। जिस सिख गुरु का जन्म पटना में हुआ है ये गुरु गोविंद सिंह का, इसलिए पटना में हर साल मतलब कि इवेंट कराता है अपना गवर्नमेंट, और उसका एडवर्टाइजमेंट आपने देखा हो तो दिल्ली मेट्रो में खूब चिपकाते हैं। वह जिनकी समाधि के कारण नांदेड़ गुरु द्वारा सिखों का पवित्र माना जाता है, तो गुरु गोविंद सिंह की। गुरु गोविंद सिंह की महानता निहित है इसमें कि उन्होंने सिखों की सैनिक व्यवस्था का गठन किया था। वह सिख गुरु जिसने खालसा पंथ की स्थापना की, तो यह है गुरु गोविंद सिंह। सिखों के अंतिम गुरु कौन है? अंतिम गुरु है गुरु गोविंद सिंह। बंदा बहादुर का मूल नाम था लक्षण देव, लक्ष्मण देव सिंह। समुदाय साम्राज्य का अंतिम शासक कौन है? दिलीप सिंह। मराठा राज और संघ। मराठों के उत्कर्ष के कारण है धार्मिक चेतना, भौगोलिक सुरक्षा, राजनैतिक जागृति एवं उच्च नेतृत्व शक्ति। शिवाजी ने मुगलों को हराया था सलहार के युद्ध में 1672 में। ठीक है, शिवाजी का जन्म हुआ था 1627 से 1630 ईस्वी में। कंफ्यूजन होगा तो इस रेंज में कहीं हुआ होगा उनका जन्म। ठीक है, वह सेना नायक जिसे बीजापुर के सुल्तान ने 1659 ईस्वी में शिवाजी को दबाने के लिए भेजा था, ये अफजल खां को भेजा था। शिवाजी मुगलों की कैद से भागने के समय जिस नगर में कैद थे वह है आगरा। शिवाजी की राजधानी क्या थी? रायगढ़। शिवाजी को छत्रपति के रूप में औपचारिक राज्याभिषेक हुआ था कहाँ? रायगढ़ में। शिवाजी के गुरु का नाम है रामदास। अष्टप्रधान नाम की मंत्रिपरिषद थी मराठा प्रशासन में। ठीक है, अष्टप्रधान बोलते थे। शिवाजी के समय सर नौबाद का पद संबद्ध था सैन्य प्रशासन से, इससे रिलेटेड था। शिवाजी के अष्टप्रधान का जो सदस्य विदेशी मामलों की देख रेख करता था वह है सुमंत। संभाजी के बाद मराठा शासन को सरल और कारगर बनाया था बालाजी विश्वनाथ ने। पेशवाओं के शासन का सही क्रम क्या है? बालाजी विश्वनाथ, फिर बाजीराव, फिर बालाजी बाजीराव, फिर माधवराव। सही कालानुक्रम है संभाजी, राजाराम, शिवाजी द्वितीय और छत्रपति साहू जी।
मराठा साम्राज्य पेशवा की अध्यक्षता में एक परिसंघ बनाया गया कब? 1750 में। औरंगजेब की मृत्यु के समय मराठा नेतृत्व हाथों में था ताराबाई के। सरंजामी प्रथा, सरंजामी प्रथा संबंधित है मराठा भू राजस्व प्रथा से। ठीक है। एक इतिहासकार ने पानीपत की तीसरी लड़ाई को स्वयं देखा हुआ, कौन था? काशीराज पंडित। अहमद शाह अब्दाली के भारत पर आक्रमण और पानीपत की तीसरी लड़ाई का तात्कालिक कारण था वह मराठों द्वारा लाहौर से अपने वायसराय तैमूर शाह के निष्कासन का बदला लेना चाहता था। पानीपत के तीसरे युद्ध में मराठों को हराया था अफगानों ने। पानीपत का तीसरा युद्ध लड़ा गया 14 जनवरी 1761 को मराठा तथा अफजल शाह अब्दाली के बीच में। मोंडी लिपि, मोडी लिपि का प्रयोग कौन करता था? मराठों के विलेखों में मोडी लिपि का प्रयोग किया गया है। मुगल साम्राज्य का विघटन। मुगल काल में राजा बनाने वाले थे कौन? हुसैन अली और अब्दुल्ला। ठीक है। औरंगजेब की 1707 ईस्वी में मृत्यु होने के बाद सत्ता संभाली किसने? बहादुर शाह प्रथम ने। मुगल सम्राट शाहजाद शाह के शासन में के समय से पूर्व अंत का कारण था एक युद्ध में वे अपने भतीजे द्वारा पराजित हो गए। वह पूरा हिस्ट्री ऐसा ही है कि सब आपस में ही लड़ मरते रहे। ठीक है। वह मुगल सम्राट जिसने अंग्रेजों को बंगाल में शुल्क मुक्त व्यापार की सुविधा प्रदान की, तो ये फारूक सियार ने। मयूर सिंहासन पर बैठने वाला अंतिम मुगल सम्राट कौन था? मोहम्मद शाह। नादिर शाह के आक्रमण के समय मुगल शासक कौन था? मोहम्मद शाह। वह शासक जिसने शासन में हिजड़ों तथा महिलाओं के एक वर्ग का प्रभुत्व था, ये मोहम्मद शाह। वह मुगल बादशाह जो रंगीला के नाम से प्रसिद्ध था, तो वह मोहम्मद शाह रंगीला। वह प्रमुख बादशाह जिसको वजीर गाजी उद्दीन ने दिल्ली में दाखिल नहीं होने दिया, तो शाह आलम द्वितीय को। अंतिम मुगल सम्राट बहादुर शाह था। उसके पिता का नाम क्या है? अकबर शाह द्वितीय। अवध का प्रथम नवाब कौन है? सआदत खां। हैदराबाद के प्रथम के स्वतंत्र राज्य का संस्थापक कौन था? चिनक्लिच खां। चिनक्लिच खां क्या है? ये हैदराबाद के स्वतंत्र राज्य के संस्थापक हैं। दिल्ली में स्थित खगोली वेधशाला जिसे जंतर मंतर कहते हैं किसने बनवाई थी? जयसिंह द्वितीय ने बनवाई थी। महाराजा जयसिंह ने द्वितीय ने वेधशालाएं बनवाई थी। कहाँ कहाँ? दिल्ली में बनवाई है, जयपुर में बनवाई, उज्जैन में बनवाई, वाराणसी में बनवाई और मथुरा में बनवाई। 1773 में जिज मोहम्मद शाही पुस्तक जो नक्षत्रों संबंधी ज्ञान से संबंधित है के लेखक कौन है? जयपुर के सवाई जय सिंह। ठीक। चलिए, लगभग 22 पेज का पूरा सेक्शन था, हमने इस वीडियो में पूरा कर लिया है। इस वीडियो में इतना ही था। आपको यदि अच्छा लगा हो तो काइंडली सब्सक्राइब द चैनल, वीडियो को लाइक करें, अपने फ्रेंड्स के साथ शेयर करें। इसी तरह के आगे और भी मैं वीडियोस लेके आता रहूँगा। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, बात करेंगे अगले सब्जेक्ट की, मॉडर्न इंडिया की हम लेके आएंगे बहुत जल्दी। तब तक के लिए टेक केयर।